हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपको एवरीवन वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो और आप अच्छे से समझ के पढ़ पाइएगा। ठीक है एवरीवन, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले और नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ चुका है उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इस अध्याय में बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों को सभ्य और शिक्षित बनाने के लिए किस प्रकार से नीतियां और योजनाएं बना रहे थे। ठीक है, वे भारतीयों को, जो अंग्रेज थे, वो भारतीयों के रीति रिवाज परंपरा को बदलना चाहते थे और उनका मानना था कि भारतीय पिछड़े हैं और उन्हें अंग्रेजी ढंग से सभ्य बनाना जरूरी है। यानी वो भारतीयों को दिमाग से अंग्रेज बनाना चाहते थे और अपना गुलाम बना के वो हमेशा रखना चाहते थे। शिक्षा के जरिए भारतीयों की सोच और आदतें बदली जा सकती है, ये उनका मानना था कि इसकी सब कुछ बदला जा सकता है। अंग्रेज चाहते थे कुछ भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए ताकि वो ब्रिटिश राज का समर्थन करें, क्योंकि उस टाइम पे जब 1857 का विद्रोह हो गया तो बहुत सारे भारतीय तो विद्रोह करने को उतारू हो गए। वो उन लोग का बात मानते नहीं थे, तो उन लोग के पास यही एक रास्ता था कि इन लोगों को असभ्य बता के सभ्य बनाया जाए और उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो हमारा समर्थन करे। ठीक है, मतलब अपने अधीन बनाना चाहते थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली, जो गुरुकुल व्यवस्था शिक्षा होती थी हम लोग की, उसकी आलोचना की और अंग्रेजी शिक्षा की उसने वकालत की। और मैकाले ने ये कहा कि अंग्रेजी भाषा में भारत उन्नत बन सकता है। मैकाले की भाषा थी ये। ठीक है, और कुछ भारतीयों ने स्वीकार किया कि कुछ ने इसका विरोध किया। यहीं पे कुछ भारतीयों ने इसका स्वीकार भी किया। ठीक है, और कुछ ने इसका विरोध भी किया अंग्रेजी भाषा का। लेकिन वहीं पे राजा राम मोहन राय जैसे सुधारक ने आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया था। और यहाँ पे आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय जी ने आधुनिक शिक्षा का समर्थन इसीलिए भी किया था क्योंकि बहुत हद तक उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का अंत किया हुआ था। ठीक है, अंग्रेज के द्वारा। इसीलिए वो अंग्रेजी भाषा को मानते थे कि इसमें औरत के लिए मतलब बहुत कुछ उसके हित में थे। ठीक है, जैसे कि बाल विवाह रोका गया, सती प्रथा का अंत किया गया, विधवा विवाह का पुनर्विवाह के लिए समर्थन दिया गया। ये सब चीज के लिए राजा राम मोहन राय जी ने आधुनिक शिक्षा का बहुत हद तक समर्थन भी किया था। अंग्रेजों का लक्ष्य एवरीवन यही था कि देश की जनता को सभ्य बनाना और शिक्षा को हथियार बनाकर भारतीय की सोच और परंपराओं को बदलना। और एवरीवन, और यहीं तक मतलब हम लोग जो पढ़े थे मैकाले की शिक्षा और लॉर्ड विलियम की। चलिए अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आई ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार की जेलों का दौरा किया और कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी।
एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं और ये कुछ छोटे छोटे केंद्र केवल छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों की स्कूल से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशाला बरगद की छांव में ही चलती थी तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए गुरु तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात करते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेती में काम करने चले जाते थे। कटाई और अंजाम निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशाला को और व्यवस्थित करना चाहती थी। उनके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं और तय सीट पर बैठें। अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाले पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थे उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीबी किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चे का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची।
केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है और उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। आइए देखें उनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला और उनके मुताबिक पश्चिमी से अभिभूत पश्चिमी से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पद्धति थे जो भारतीय के भीतर प्रतिष्ठित और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए और उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तक पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों उसमें पाठ्य पुस्तक पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। उसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, महात्मा गांधी जी ने देखिए बताया है। शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है। इसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए उससे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रियाओं के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। कितने अच्छे से महात्मा गांधी जी ने इस बारे में बताया गया था कि पढ़ाई बस कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से अमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर की शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्त ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी और टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से पहले चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था और टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो।
क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब स्कूलों के बच्चे शिक्षक को सुन रहे थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव से शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्होंने यह जगह निर्मल, शांति से भरी यानी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे और उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। और एवरीवन सेकेंड पार्ट यहीं पे खत्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो एवरीवन तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में इतिहास को ऐसे ही समझने के लिए आसान भाषा में और अपने भाषा में। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।